हेलो एवरीवन, वेलकम टू एहसान सिंह लेक्चर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल मिलेगा और आई बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। तो आज अपन बात करेंगे एमएसएन के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस वर्ड की कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो आइटिस है इसका मतलब हमेशा क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है। और ये जो आर्थर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जॉइंट। ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन। और रूमेटॉइड जो है इसका मतलब क्या होता है, ये रिलेटेड होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। मीन्स इस वर्ड का मतलब ये हुआ कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर क्या होगा, अपन को इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो अपन को मिलेंगे क्लिनिकल फीचर्स में, और कुछ अपन को मिलेंगे ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर। और मेन चीज़ जो इस यहाँ पे देखने को क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जनरली इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए ये लेक्चर जो है पूरा फोकस जो है इमेज पे रहेगा, एक्सरेज पे रहेगा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में कुछ इस तरह है कि ये जो है वो एक क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शुरुआत होगी वो क्या होगी, ऑनसेट होगी। मीन्स सिम्टम्स जो आएंगे यहाँ पे अपीयर होंगे वो अचानक से आएंगे। मीन्स धीरे धीरे कंडीशन जो है प्रोग्रेसिव होगी। दूसरी बात, यहाँ पे सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। मीन्स ये अपने आप में क्रोनिक सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। क्रोनिक का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। सिस्टमिक का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरे बॉडी में जाता है वैसे ही ये डिजीज़ जो होगी वो जॉइंट से बाहर। मीन्स यहाँ पे अपन को बहुत सारे ऑर्गन्स जो होंगे बॉडी में वो इस डिजीज़ में अफेक्ट होते हुए दिखेंगे। मीन्स ये ऐसी डिजीज़ है जो सिर्फ जॉइंट तक जो है सीमित नहीं रहेगी, उसके बाहर जो पूरी बॉडी है वहाँ पर जाके इसको जो ये अफेक्ट करने वाली है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की। मीन्स यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि अपनी ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और फॉरेन इन दोनों के बीच में क्या कर पाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। और वो क्या करता है, सेल्फ को फॉरेन समझकर उसी पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होती है और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। फाइनली इस इन्फ्लामेशन की वजह से होगा क्या कि ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जॉइंट में, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में अपन देखें तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसमें क्या हो जाएगा, इसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ये जनरली जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो अदर ऑर्गन्स है, अदर ऑर्गन्स में मेनली ये लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है जैसे कि प्लूरल मेम्ब्रेन उसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो स्किन है वो भी यहाँ पे अफेक्ट होती है। मीन्स ओवरऑल डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन को क्या समझना है कि यहाँ पे दो चीज़ समझने लायक है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जनरली जॉइंट्स के साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, ये था डेफिनेशन का पार्ट। उसके बाद में जब हमें डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरली ये जो हैंड्स की प्रोक्सिमल इंटरफेरेंस जॉइंट है उसके अंदर अगर डायग्राम देखें तो वहाँ पे आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसको डिस्ट्रॉय होते हुए बताया। मीन्स में क्या होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको प्रोलिफरेशन होता है सेल का और ये थिक हो जाती है। और यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं आर्टिकुलर सरफेस पे, मीन्स ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इनका ब्रेकडाउन होने लग जाता है और ये दोनों बोइन जो होते हैं एक दूसरे पर स्लिप होने लग जाती है और गैप जो होता है कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम बॉडी में अपीयर होते हैं। बात करते हैं इसके कोजेज़ की। तो कोजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कोजेज़ हैं अगर अपन उसकी बात करें तो यहाँ पे मेनली मोस्टली जो है इसका कोज जो है वो इडियोपैथिक होता है, मीन्स अननोन होता है। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरे मेजोरिटी में अपन को देखने को मिलता है वो होता है इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर। इन्वायरमेंट और जेनेटिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसमें एक तो सिगरेट स्मोकिंग देखने को मिलता है और दूसरा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो पर्सन है जहाँ काम कर रहा है, जहाँ वर्क कर रहा है
वहाँ पे जो वो एक्सपोज होता है, जैसे माइंस में कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो मिट्टी से आएगा, तो मीन्स सिलिका है या मिनरल ऑयल की कंडीशन है, तो मीन्स जो ऑक्यूपेशन में काम करता है उसके एक्सपोजर की वजह से क्या होता है उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की चांस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई पर्सन जो है सिगरेट स्मोकिंग बहुत करता है या फिर ऐसी जगह रहता है जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिस्क रहती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की। उसके बाद में बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि जनरली ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन होता है उसके अंदर वेरिएशन आते हैं, और उस इस इसके अंदर जो जीन्स होते हैं, जैसे मेनली कौन सा जीन की बात हो रही है, HLA-DRB1 जीन, ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें जेनेटिक फैक्टर की अगर बात की जाए रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कोज में कि यहाँ पे जो HLA जीन है उसमें वेरिएशन आता है, और ये जीन कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, ये 6th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस HLA प्रोटीन का काम क्या है, ये जो HLA एंटीजन है ये क्या करता है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जो क्या काम करेगा कि आपके सेल्फ और फॉरेन उनकी जो भी प्रोटीन्स होंगी उनको आइडेंटिफाई करेगा, और जब उसको पता चलेगा कि फॉरेन में जो प्रोटीन है वो अलग है तो वो उसको जो है अटैक करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, इनमें वेरिएशन की वजह से वो सेल्फ और फॉरेन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, और सेल्फ पे ही क्या कर देता है, अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख सकते हैं अपन कि यहाँ पे जनरली जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा होता है, HLA जीन होता है, जो कि 6 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अपन को जो है यही चीज़ याद रखनी है। इसके बाद में बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ये आएगा कि पेनस फॉर्मेशन जो है कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलता है। तो पेनस फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा अपन को, यहाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये पेनस फॉर्मेशन होता है, अपन इसमें डायग्राम से देखें इस डायग्राम को अच्छे से, तो यहाँ पर अपन नज़र आ रहा है कि क्या होगा, सबसे पहले कि जो बॉडी है, जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर है, मीन्स जेनेटिक फैक्टर है या इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसकी वजह से क्या होगा, अपना जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, एक्टिवेट होगा, और वहाँ से दो टाइप की सेल्स रिलीज होंगी, एक होगा CD4 सेल्स और एक होगा टी हेल्पर सेल। अब क्या होता है कि ये टी हेल्पर सेल का काम तो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करने का है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर देता है, और CD4 सेल जाके उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में क्या होगा, ये वाया ब्लड कहाँ पहुँचेंगे, जॉइंट्स के अंदर पहुँचेंगे। जॉइंट्स में पहुँचने के बाद में वहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैक्रोफेजेस दिख रही हैं, ये मैक्रोफेजेस क्या करेगी, इस जॉइंट के अंदर प्रेजेंट, इस जॉइंट में जो भी प्रेजेंट कार्टिलेज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उन पे क्या कर देता है, उनका डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है, और फाइनली वहाँ पे क्या होता है, पेनस फॉर्मेशन होता है। इस पेनस फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, अगर मैं इसको बात करूँ पेनस फॉर्मेशन की, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अपन को यहाँ पे दो, इस स्ट्रक्चर में ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इन दोनों के बीच में ये गैप है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये कौन सा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, या आर्टिकुलर सरफेस में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, और बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में। बट जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है तो क्या होता है, वाया ब्लड जब वो यहाँ पहुँच रहे हैं, मैक्रोफेज डिस्ट्रक्शन करेगा, पेनस फॉर्मेशन होगा, ये पेनस फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, और ये क्या करेगा, ये जो बाउंड्री है कार्टिलेज की, सबसे पहले इस कार्टिलेज को ख़त्म करेगा। कार्टिलेज को जब परत उतरेगी तो क्या हो जाएगा, एक बोन और दूसरी बोन जो है अपने कांटेक्ट में आएगी, और धीरे धीरे ये गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, पेनस फॉर्मेशन होकर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब पेनस जो इकट्ठा होगा उसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग वगैरह तो अपन को देखने को मिल रही है, जैसे क्रॉनिक पेन पेशेंट में जो प्रेजेंट होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा पेन होगा, मॉडरेट टू सीवियर पेन पेशेंट में देखने को मिलेगा। ये पेनस फॉर्मेशन यहाँ पे अपन ने देखने को मिला। अब ये पेनस फॉर्मेशन क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो कार्टिलेज होंगे उसको क्या करता चला जाएगा, डिस्ट्रक्शन करता चला जाएगा, ठीक है, और किस में चला जाएगा, जॉइंट कैविटी में, और वहाँ पे क्या करेगा, नेक्रोसिस कोज करेगा। नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बोन का इरोजन होगा, कार्टिलेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस बोन का कार्टिलेज जा चुका है, और दोनों बोन का कार्टिलेज गया, और साथ में बोन जो है उसका भी क्या हो रहा है, इरोजन होने लग गया है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बोन का जो रेंज ऑफ मोशन है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जॉइंट की जो एक्टिविटी है वो पेशेंट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। फिर अपन फर्दर पॉइंट की बात करें तो यहाँ लिखा है कि पेनस फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ साइनोवियल टिश्यू इन कार्टिलेज। अपन ने देख लिया कि साइनोवियल टिश्यू और आर्टिकुलर कार्टिलेज के जंक्शन पे पेनस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और वहाँ पे क्या कॉज करेगा, नेक्रोसिस। फिर ये पेनस जो है पहले कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करेगा, और फिर धीरे धीरे बोन का इरोजन करने लग जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि आर्टिकुलर सर्फेसिस का लॉस होगा, और जॉइंट मोशन भी नहीं देखने को मिलेगा। फाइनली क्या होता है, हमें पता है कि किसी भी बोन के अंदर
अगर ये बोन जो है वो मूवमेंट करती है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे मसल्स होती हैं, ठीक, बोन को बोन जोड़ता है टेंडन, और उसके बाद में लिगामेंट जो कि बोन को मसल से जोड़ता है। इन सब का क्या होगा, धीरे धीरे इन सब का क्या हो जाएगा, लॉस होता चला जाएगा। मीन्स इनकी जो इलास्टिसिटी है ना, बेंड होने की जो जिसकी वजह से ये बेंड होता है, ये सब क्या हो जाएगा, लॉस होता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन के अंदर मोशन नहीं हो पाएगा। मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि मसल फाइबर्स में तो क्या हो जाएगा, डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, टेंडन और लिगामेंट की इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रेक्टाइल पावर लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन जो है जॉइंट का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे जब ये कंडीशन कोस होती है तो साथ में वेस्कुलाइटिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। वेस्कुलाइटिस का मतलब होता है कि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स की वॉल है वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा कि जो रास्ता है, मीन्स जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ल्यूमन शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा, उसमें ब्लड फ्लो के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं मिलने की वजह से धीरे धीरे उनका फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। और एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहाँ पर ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिल सकता है। तो ये अपन ने जो है पैथोफिजियोलॉजी की बात करी। ओवरऑल हमें ये पता होना चाहिए कि पेनिस फॉर्मेशन कहाँ होता है और किस डिजीज़ कंडीशन में होता है और कैसे होता है। इसके अलावा और कोई काम यहाँ पे अपन को इसमें देखना नहीं है। एक चीज़ हमें यहाँ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो साइटोकाइंस होते हैं, मतलब वो रिलीज़ होते हैं और उसके बाद में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, अब अपन इसमें ये ऊपरी तरफ भी देख सकते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में कि यहाँ पे ये बोन इरोजन को दिखाया गया है, और यहाँ कार्टिलेज जो है डिस्ट्रॉय हुआ है, धीरे धीरे बोन इरोजन हुआ है, और यहाँ मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो रही है, उसके अंदर स्वेलिंग आती जा रही है। ठीक है, ये बात करिए अपन ने पैथोफिजियोलॉजी की। अब हम बात करेंगे इसमें क्लिनिकल फीचर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कंपटीशन वाइज भी और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वाइज भी। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस डिज़ीज़ के अंदर कि इनिशियली जब ये डिज़ीज़ स्टार्ट होती है तब क्या होता है कि मॉर्निंग में जब पेशेंट उठता है तो उसमें जॉइंट में स्टिफनेस देखने को मिलता है, और ये स्टिफनेस जो होती है वो 30 मिनट से ज़्यादा होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपन अगले लेक्चर में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है, अपन को जो जॉइंट स्टिफनेस देखने को मिलती है बोन में, वो लेस देन 30 मिनट देखने को मिलती है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल जॉइंट पेन होता है। सिमेट्रिकल जॉइंट पेन का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिकल जॉइंट पेन का मतलब होता है कि ये आपका राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है, अगर इसमें पेन हो रहा है या इसमें जॉइंट पेन हो रहा है तो इसमें भी जॉइंट पेन होगा। मीन्स सिमेट्री देखने को मिलती है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। अगर राइट में है तो ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट में होगा। बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, सिमेट्रिक कंडीशन देखने को मिलती है। अगर आपका राइट अफेक्ट है तो आपका लेफ्ट पाँव भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद है रखना है। एक तो क्या है, सिमेट्रिकल जॉइंट पेन होगा और मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा होगी। इसके अलावा अपन को पता है कि इन्फ्लामेशन जब भी होता है तो जिस जगह इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे एक तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेडनेस हो जाती है। ठीक है, जिसे अपन वॉर्म कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो है फंक्शन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है। ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स होते हैं, जनरली अपन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलेगा, और यही क्या है, इसके क्लासिकल सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जॉइंट्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। अब क्या होता है कि जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर ये जॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन इसका पालपेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे अपन को स्पंजी फीलिंग आएगी। मीन्स सॉफ्ट टिश्यू जो होंगे, स्पंजी टिश्यू रिवील होगा, मतलब स्पंजी फीलिंग जो है अपन को देखने को मिलती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर जॉइंट होते हैं वो स्टार्टिंग जो है वो स्मॉल जॉइंट से होती है। स्मॉल जॉइंट जैसे कि ये रिस्ट है, रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, जैसे कि रिस्ट जॉइंट है, फिट है, मीन्स पाँव की जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये उंगलियां भी इन्वॉल्व हो सकती है, टो इन्वॉल्व हो सकता है, टार्सल जॉइंट है, वैसे रिस्ट है। ये सबसे पहले स्टार्टिंग जो है यहाँ से होती है। उसके बाद में क्या होते हैं, जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, बड़े जॉइंट्स में जैसे कि अपन कह सकते हैं कि नी जॉइंट्स वगैरह हैं, एंकल जॉइंट है, शोल्डर है, हिप्स है, इसके अलावा स्पाइन रीजन है, और टेम्पर और मैंडिबुलर जॉइंट है। ठीक है, ये जॉइंट जो है अपन को इन्वॉल्व, अब टेम्पोर और मैंडिबुलर मतलब जहाँ मैंडिबल और जो बोन है वो मिलती है, उसे अपन क्या कहते हैं, इस जॉइंट को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है अपने यहाँ पे भी जो है यही जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट जो प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं स्मॉल जॉइंट्स, और इनमें कंडीशन होने के बाद में जो है बड़े जो जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
अब यहाँ पे कुछ एक की पॉइंट्स और भी आता है कि यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सिम्टम की जो स्टार्टिंग है वो ऑनसेट होती है, बायलेटरल में दोनों तरफ प्रेजेंट है, सिमेट्रिक कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद में आता है कि यहाँ पर डिफॉर्मिटीज़ कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ डिफॉर्मिटीज़ जो है जनरली हैंड्स में और पाँव में जो है देखने को मिलती है। अब ये डिफॉर्मिटीज़ क्यों होती है, क्योंकि एक तो क्या हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, पार्शियल डिसलोकेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मिटीज़ होंगी। अब ये डिफॉर्मिटीज़ परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, इमेज बेस में भी बनता है और एमसीक्यू में भी बनता है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी होता क्या है। तो मैं यहाँ बता दूँ पहले नॉर्मल डायग्राम से कि यह है नॉर्मल डायग्राम। अब इस नॉर्मल डायग्राम में अपन देखें तो ये तो हो गई रिस्ट, ठीक है, ये सारे रिस्ट बोन हो गई। यहाँ पे ये जो पहला है ये होता है मेटाकार्पल, ये होते हैं फेलेंजेस, ठीक है। अब फेलेंजेस में भी तीन है, प्रोक्सिमल फेलेंजेस, डिस्टल, मिडल और प्रोक्सिमल। मतलब प्रोक्सिमल को आप याद रख सकते हैं जो पास में है, और डिस्टल का मतलब जो है वो दूर है, ठीक है। ये फेलेंजेस होते हैं, ठीक है, और ये मेटाकार्पल्स है। अब क्या होता है कि जब डिजीज़ कंडीशन की मैं बात करूँगा तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जो प्रोक्सिमल इंटरफ्लेजेंट जॉइंट होता है उसमें तो क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है, और जो डिस्टल इंटरफ्लेजेंट जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। अब प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि जैसे ये उंगली है, ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है, इंटरफेलेंजेस का मतलब क्या होगा कि दो फेलेंजेस के बीच में, तो यहाँ क्या लिख रहा है, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजेस जॉइंट, मतलब प्रोक्सिमल मतलब कि इन दो फेलेंजेस के बीच में, और डिस्टल मतलब जो दूर वाले, जो लास्ट वाले इंटरफेलेंज उनके बीच में, वो अपन को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी में बस एक ही चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि प्रोक्सिमल जो इंटरफ्लेंज जॉइंट उसमें तो क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है, और डिस्टल इंटरफ्लेंज जॉइंट में क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। बस यही होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। कहाँ देखने को मिलती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इमेज बेस में आता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरी डिफॉर्मिटी जिसका नाम है बटनर डिफॉर्मिटी। ये जस्ट उल्टा होता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी का। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे तो क्या हो रहा था कि पीआईपी के अंदर तो हो रहा था हाइपर एक्सटेंशन, और डीआईपी के अंदर क्या हो रहा था, फ्लेक्शन। यहाँ पर जस्ट उल्टा है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं डीआईपी में तो क्या हो जाएगा, डिस्टल इंटरफ्लेजेंट जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन होगा, और पीआईपी के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। मीन्स जस्ट उल्टा होता है किसका, स्वान नेक डिफॉर्मिटी का। ये चीज़ हमें जो है याद रखनी है बटनर डिफॉर्मिटी में, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है अल्नार डेविएशन या फिर अल्नार ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है वो अपन देखते हैं। इसमें अपन ने एक्सरे भी देख रखा है, ये एक्सरे है और नॉर्मल डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि जो मेटाकार्पल फिलेंजेस जॉइंट है, मेटाकार्पल का मतलब क्या हुआ कि ये वाला, इसमें तो क्या होंगे, फिलेंजेस होंगे, और ये क्या है, मेटाकार्पल। मीन्स ये वाला जो रीजन है उसका क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, अल्नार डेविएशन। मीन्स में जो डेविएशन होगा वो अल्ना बोन की तरफ होगा। अब अल्ना बोन जो है किसकी तरफ होती है, अंगुली की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्ना डेविएशन या अल्ना ड्रिफ्ट में क्या होता है कि उंगली जो है उसका डेविएशन अल्ना बोन की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अपन को ये डेविएशन जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका एक्सरे डायग्राम देखूँ तो कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। इसे अपन कहते हैं अल्ना ड्रिफ्ट या फिर अल्ना डेविएशन, ठीक है। अब एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ रेडियोलॉजी का। रेडियोलॉजी में यह हाथ अपन को दिख रहा है कि नॉर्मल जो हैंड का एक्सरे होता है वो कुछ इस तरह नज़र आता है, जहाँ पर अपन को सब कंडीशन नॉर्मल है, भले वो रिस्ट हो, मेटाकार्पल हो और फेलेंजेस हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हो गया डिस्टल फिलेंजेस मिड, और ये हो गया प्रोक्सिमल, ठीक है। और ये मेटाकार्पल फिलेंजेस जॉइंट हो गया, जहाँ पे मेटाकार्पल और फिलेंजेस है जुड़ रही है। अब अल्ना डिवीजन में तो क्या हुई थी कि ये इस तरह मूव हो गया था, ठीक है। और स्वान नेक डिफॉर्मिटी में अपन ने देखा था कि इसका तो हाइपर एक्सटेंशन हो गया था, और इसका क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपन अब इसी की चीज़ को अपन एक्सरे में देखें तो अपन को यहाँ पे जो है साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक तो बोन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, बोन इरोजन हो रही है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होगा, अल्ना डिवीजन भी अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का जो है एक्सरे में नज़र आता है। बात करते हैं अपन वापस कंटिन्यूटी। अल्ना डिवीजन के बाद में एक आता है मेलेट फिंगर। मेलेट फिंगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिस्टल इंटरफिलेंजेंट जॉइंट जो होता है
इस डिस्टल इंटरफ्लेक्शन जॉइंट में क्या होता है, फ्लेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे फ्लेक्शन हो जाएगा तो इसका कभी भी एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। मीन्स यहाँ पे जो उंगली है कुछ इस तरह नज़र आएगी। फ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है, इसका एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। इसे अपन कहते हैं मेलेट फिंगर। ठीक है, ये भी अपन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलता है। अगर अपन इन सबको जो है एक डायग्राम में समझें तीनों में, तो यहाँ पर 3 चीज़ें अपन को देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम, इससे अपन जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस कवर कर सकते हैं। पहला है, अपन ने बात की थी स्वान नेक डिफॉर्मिटी में, जिसमें अपन देख रहे हैं कि पीआईपी में हाइपर एक्सटेंशन है और डीआईपी में फ्लेक्शन है। फिर बटनर डिफॉर्मिटी में अपन ने देखा कि यहाँ पे पीआईपी में तो फ्लेक्शन है और डीआईपी में हाइपर, मतलब जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। या तो अपन ये याद रखें या फिर ये याद रखें। तीसरा अपन देख रहे हैं मेलेट फिंगर, जिसमें क्या दिख रहा है अपन को कि डिस्टल इंटरफ्लेक्शन जॉइंट जो उसमें क्या है, फ्लेक्शन है, जिसकी वजह से अपन एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपन ने जो है जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। एक डायग्राम और देखते हैं अपन, जिसमें अपन बता रखा है कि ये नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें मेटाकार्पल जॉइंट है, पीआईपी है और डीआईपी है। स्वान नेक में क्या हो जाता है, इसका तो क्या हो जाता है, हाइपर एक्सटेंशन, और यहाँ पे अपन को फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अपन को हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। और इसी के विपरीत अपन को यहाँ पे फ्लेक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। और मेलेट फिंगर में क्या होता है कि डीआईपी डिस्टल इंटरफ्लेक्शन जॉइंट में अपन को फ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन अगर इसको नेचुरल जो एक उससे समझें तो अपन को दिख रहा है कि मेलेट फिंगर ये रही। इसके अलावा स्वान नेक डिफॉर्मिटी में पीआईपी में हाइपर एक्सटेंशन और डीआईपी में हाइपर एक्सटेंशन, और इसका जस्ट उल्टा जो है बटनर डिफॉर्मिटी में अपन को देखने को मिल रहा है। एक डायग्राम अपन और देखें तो उसमें भी अपन को जो है सेम ही कंडीशन नज़र आएगी। तो ये अपने हुए कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट और कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर कंप्लीट। ये सारे क्लिनिकल फीचर जो अपन ने पढ़े ये सारे जो है जॉइंट से रिलेटेड थे। अब हमने बात करी थी कि एक सिस्टमिक डिजीज़ है, तो यहाँ पे जो है क्लिनिकल फीचर्स अपन को जो है एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेंगे जो जॉइंट के बाहर होंगे। जॉइंट के बाहर फीचर में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे जब ये लंग्स के वहाँ पे जाएगा या हार्ट के उधर जाएगा तो पेरिकार्डाइटिस कोज करेगा। पेरिकार्डाइटिस मीन्स हार्ट की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, पेरिकार्डियम है, वहाँ पे भी क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कोज करेगा। इसके अलावा अर्थराइटिस अपन ने देख लिया था। न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि अगर इस जॉइंट के अंदर जो नर्व इन्वॉल्व हो रही है अगर उसका डीजनरेशन होने लग जाए तो क्या होता है, अपन को न्यूरोपैथी की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या आगे भी अपन को न्यूरोपैथी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, स्प्लीनोमेगेली मीन्स जो स्प्लीन है उसका साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इस डिजीज़ के अंदर। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है जिसे हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर वो देखने को मिलता है जोग्रेन सिंड्रोम। जोग्रेन सिंड्रोम ऐसी डिजीज़ होती है, ये भी अपने आप में क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी अपने सिक्रीशंस है उनकी क्या हो जाती है, कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मुंह है या फिर आईज़ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राई होने लग जाती है। क्योंकि अगर माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन कम होगा तो वो ड्राई हो जाएगा, निगलने में दिक्कत आएगी, स्वेलिंग में, और म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राई हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस की तरफ ये जा सकता है। तो यहाँ पे जो जोग्रेन सिंड्रोम है वो भी हमें जो है एक इम्पोर्टेंट फीचर है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो अपन को देखने को मिलता है वो है नोड्यूल्स। रूमेटिक नोड्यूल्स जो होती हैं वो एडवांस कंडीशन में देखने को मिलती है, और ये किस तरह की होती है उसको अपन जो है एक डायग्राम से समझते हैं। रूमेटिक नोड्यूल्स जो है कुछ इस तरह की अपन को नज़र आती है। ठीक है, ये रोमेटिक नोड्यूल्स हैं। अब इनकी एक मैं बात बताऊं तो ये कैसी होती है, नॉन टेंडर होती है। नॉन टेंडर का मतलब होता है कि जब अपन इसको प्रेस करेंगे तो पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। और दूसरी बात ये कैसी होती है, मूवेबल होती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। और ख़ास बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे जो मेन जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, एल्बो होता है, जो अपन डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं अपन रूमेटॉइड नोड्यूल्स। और ये रूमेटॉइड नोड्यूल्स जो होते हैं उन्हीं में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर रूमेटिक फैक्टर पॉजिटिव आता है। यह रूमेटिक फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर रूमेटिक फैक्टर प्रेजेंट है तो उनमें रूमेटॉइड नोड्यूल जो है देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद में अगले एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जनरली पेशेंट जो होता है वो एनीमिक नज़र आता है। एनीमिक नज़र आने की वजह से, एनीमिया का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे उसकी जो हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट वैल्यू है दोनों ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कमी है मीन्स एनीमिया की कंडीशन है। हीमेटोक्रिट का मतलब क्या है कि टोटल जो वॉल्यूम है ब्लड का उसमें आरबीसी की मात्रा क्या है, कम है। तो यहाँ पे एक तो अपन को एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पेशेंट जो है वो फूड इंटेक कम करने लग जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है और माइल्ड डिग्री में फीवर जो अपन को देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है वो है रेनॉल्ड्स फिनोमिना। इसमें क्या होता है कि कोल्ड स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वेसोस्पाज्म आने लग जाता है। मीन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें स्पाज्म आएगा तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। मीन्स रेनॉल्ड फिनोमिना भी यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है कि जनरली यहाँ पे जो छोटी आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन होता है, जैसे अपन क्या कहते हैं वेस्कुलाइटिस या एंजिलाइटिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह क्लिनिकल फीचर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इमेज बेस्ड क्वेश्चन अपन ने कवर किए। अब बात करते हैं कि इसको अपन डायग्नोस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर जनरली क्या होता है, इसके अंदर सीबीसी की जांच कराई जाती है, जिसमें क्या होता है अपन को एनीमिया फाइंड आउट होता है। ठीक है, बट एनीमिया फाइंड आउट होने का मतलब ये तो नहीं है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, तो उसका एक कन्फर्मेशन नहीं है, बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एनीमिया होता है, इसलिए सीबीसी की जांच कराई जाती है। इसके अलावा जब अपन एक्सरे देखते हैं तो क्या होता है कि ये बोन गैप जो होता है अपन को नॉर्मल से कम देखने को मिलता है ड्यू टू कार्टिलेज इरोजन और बोन इरोजन। तो सी रिएक्टिव, इसके अलावा एक्सरे में अपन को बोन गैप जो है फाइंड आउट होता है। इसके बाद में जब अपन सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करते हैं तो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होती है, जनरली जब इन्फ्लामेशन बॉडी में होता है तो लीवर से इनका प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, और ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है बॉडी में अपन को बढ़ी हुई देखने को मिलती है। फिर आता है ईएसआर क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेके उसको रख दिया जाता है और धीरे धीरे कितने टाइम के अंदर जो है जो आरबीसी है वो सेटल डाउन होती है, उस रेट को कहा जाता है ईएसआर। और वो जनरली जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बढ़कर कितना हो जाता है, 1 घंटे में 80 से 100 ml के आसपास देखने को मिलता है। फिर आता है कि अपन जो साइनोविल फ्लूइड है उसकी वहाँ की जो है बायोप्सी कराते हैं, तो वहाँ पर अपन को इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फैक्टर की, वो है रूमेटॉइड फैक्टर। ये अपन को पता होना चाहिए। रूमेटॉइड फैक्टर में क्या होता है कि जब अपन ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि रूमेटॉइड फैक्टर जो है पॉजिटिव कब देखने को मिलेगा, जब उसकी वैल्यू 60 से ज़्यादा होगी, 60 यूनिट पर ml से अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसमें रूमेटॉइड फैक्टर जो है पॉजिटिव देखने को मिलता है। मीन्स वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये कंडीशन रूमेटॉइड अर्थराइटिस की हो सकती है। दूसरी बात कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती है। तो जनरली अपन को पता है कि जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडीज़ जो है वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन को पता है कि 5 एंटीबॉडी होती हैं जनरली, GAMED। इन एंटीबॉडी को अपन याद रख सकते हैं गेम से, गेम्ड। अब यहाँ पे क्या होता है जनरली कि जो IgM एंटीबॉडी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती है ब्लड में। IgM एंटीबॉडी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जो कि बताती है रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव को। तो हमें यहाँ पे पूरा डायग्नोसिस के अंदर इंपॉर्टेंट याद रखना है ब्लड टेस्ट में रूमेटॉइड फैक्टर, जहाँ पे IgM एंटीबॉडी बढ़ती है और उसकी जो नॉर्मल रेंज अगर ज़्यादा है, मीन 60 यूनिट पर ml से अगर ज़्यादा है, तो वो कंडीशन क्या होती है, वो कन्फर्मेटरी बताती है किसको, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। फिर यहाँ पे क्या होता है, अपन एक काम और भी कर सकते हैं कि अपन साइनोविल जो फ्लूइड है, ठीक है, ये अपना जॉइंट था, यहाँ से साइनोविल फ्लूइड को एस्पायरेट करें और उसको जो है चेक करें कि ये नॉर्मल कंडीशन से कितना अलग है। तो यहाँ पे जनरली जो साइनोविल फ्लूइड के एनालिसिस की मैं बात करूँ तो यहाँ अपीयरेंस जो होती है वो क्लाउडी होती है और नॉर्मल जो होती है वो क्लियर होती है। ठीक है, विस्कोसिटी की अगर बात की जाए तो जो नॉर्मल साइनोविल फ्लूइड होता है वो गाढ़ा होता है, मीन्स वो कैसा होता है, हाईली विस्कस होता है, बट यहाँ पे विस्कोसिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तीसरी बात अपन यहाँ करें WBC की, तो जनरली जो WBC होती है वो 200 पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम होती है, बट यहाँ पर WBC का जो अमाउंट होता है वो कितना हो जाता है, 2000 से ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, मीन्स इम्यून रिएक्शन है, तो यहाँ पर WBC भी बढ़ी हुई देखने को मिलती है। और दोनों ही कंडीशन में जनरली क्या होता है, WBC एब्सेंट होती है। ये अपने थे डायग्नोसिस, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा अपन MRI CT स्कैन से इसको जो है कन्फर्म जो है कर लेते हैं। फिर लास्ट अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि किस तरह जो है इस डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से रोका जाता है। तो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है NSAIDs, ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, अब अपन को पता है कि यहाँ पे कंडीशन में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए अपन जो है NSAIDs देते हैं। बट दूसरी चीज़ हमें ये भी पता होनी चाहिए कि इससे अपन डिजीज़ को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, मीन्स डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसको नहीं रोका जा सकता। तो यहाँ पे अपन NSAID सिर्फ एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए, और यहाँ पे जनरली अपन एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक और आइबुप्रोफेन जैसी ड्रग जो है NSAIDs यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरी ड्रग आती है यूज़ करने के लिए वो आती है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स।
अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम क्या है कि हमें पता है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी एलर्जिक है, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। मीन्स ये एक ब्रिज थेरेपी है जो ब्रिज थेरेपी के काम करते हैं। ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक को दूसरे से जोड़ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एनएसएड्स और बाद में अपन देते हैं डीमार्ट्स, इनके बीच में देने वाली ये ड्रग्स होती है और इनका काम होता है इन्फ्लामेशन को कम करना। ठीक है, अब आपको पता है कोर्टिकोस में अलग अलग ड्रग्स आती हैं जिनको अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, वो बनता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है डीमार्ट्स, ड्रग ऑफ चॉइस। डीमार्ट्स का मतलब होता है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी ल्यूमोटिक ड्रग्स। मतलब इसमें जो ये ड्रग्स अपन देंगे ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका काम क्या होता है, ये डिजीज़ जो होती है उसको प्रोग्रेशन से रोकती भी है, दूसरा जॉइंट जो डैमेज हो रहा है उसको प्रिवेंट भी करती है। मीन्स इसका जो मैकेनिज्म होगा वो कुछ इस तरह होगा कि बॉडी के अंदर जो इम्यून रिएक्शन बढ़ रही है उस इम्यून रिएक्शन को कम करने का काम करती है, ताकि खुद की बॉडी जो है अपने सेल्फ अटैक फर्दर ना करे। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसमें आते हैं एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफोस्फामाइड, सल्फोसेलाजाइन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और साइक्लोस्पोरिन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है अभी अपन देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के अंदर सबसे इफेक्टिव ड्रग है। बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जैसे अपन बात कर रहे हैं कि डीमार्ट्स ड्रग ऑफ चॉइस है, उसमें भी अगर अपन बात करें तो जो मेथोट्रेक्सेट है उसे अपन कह सकते हैं कि वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ये अपन ने बात करी मेडिकल मैनेजमेंट में। अब कंडीशन अगर वर्स हो जाती है उस केस में जो है सर्जिकल मैनेजमेंट पर अपन स्विच ऑन करते हैं। सबसे पहले की जाती है साइनोवेक्टोमी। साइनोवेक्टोमी का मतलब होता है साइनोविल मेम्ब्रेन को सर्जिकली रिमूव करना, क्योंकि साइनोविल मेम्ब्रेन में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन देखने को मिल गया है जिसकी वजह से क्या हो, जॉइंट बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे। तो सर्जरी करके क्या करता है, इस जो साइनोविल मेम्ब्रेन है इसको हटा दिया जाता है ताकि जो जॉइंट फंक्शन है उसको अपन मेंटेन कर सकें। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है अर्थ्रोडेसिस। अर्थ्रोडेसिस के अंदर इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, तो अर्थोडोसिस में क्या होता है कि जो जॉइंट है उसको सर्जिकल के द्वारा जोड़ दिया जाता है। मीन्स सर्जरी करके अपन क्या करते हैं, इन दो जॉइंट्स को जो भी अपना जॉइंट के अंदर बोन्स हैं उनको जोड़ दी जाती है ताकि अपन कुछ मोबिलिटी को रिगेन कर सकें। ठीक है, इसके बाद में जो अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है वो होता है अर्थोप्लास्टी या जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसमें अपन क्या करते हैं कि जो जॉइंट है जहाँ से बहुत ख़राब हो चुके हैं उनको रिप्लेस करते हैं प्रोस्थोसिस के द्वारा, मीन्स जो आर्टिफिशियल होते हैं, ताकि अपन क्या कर सकें, जो भी जॉइंट की फंक्शन है या मोशन है उसको रिस्टोर कर सकें। और जो लिगामेंट, मसल, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है जो किसी जॉइंट को कंट्रोल करती है। मीन्स अगर अपन कोई भी जॉइंट है अगर उसका मूवमेंट जो होता है अगर अपन देखें तो वो लिगामेंट, मसल्स और टेंडन के द्वारा होते हैं। तब अपन जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे तो इससे क्या होता है, अपना जो जॉइंट का मोशन होगा, मीन्स जो जॉइंट है वो अच्छे तरह से मूव कर पाएंगे, रेंज ऑफ मोशन जो है उसका अच्छा देखने को मिलेगा। अगर अपन इसको डायग्राम से देखें तो ये डायग्राम रहा अपना जहाँ पे आर्टिफिशियल जॉइंट को बता रखा है। ठीक है, ये है प्रोस्थेसिस अपन ने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं और अपने ये एग्जांपल है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का। ठीक है, फिर लास्ट बात करते हैं अपन कुछ डायग्राम्स की जो अपन देख लेते हैं। रूमेटिक नोड्यूल अपन ने देख लिया था, एक्सरे में कुछ इस तरह का नज़र आता है। फिर अपन बात कर रहे हैं लास्ट इसके अंदर, अगर मैं समराइज़ करूँ इसके अंदर इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स को तो अपन याद रख सकते हैं। इन्फ्लाम से, इन्फ्लाम में से अगर आई की बात करें तो आई से आता है इन्फ्लामेशन, और यहाँ पर जनरली जो लंग्स और हार्ट की मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा और पेरिकार्डियम, उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगा। एन से होते हैं नोड्यूल्स, जो कि अपन ने बात करी थी रूमेटिक नोड्यूल्स, जो अपन ने भाई ऊपर वाले डायग्राम में देख लिया है। इसके बाद में आता है फेल्टी सिंड्रोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपन को ये अपन ऊपर डिस्कस नहीं किया था। फेल्टी सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे आपको ट्राइड फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं। ट्राइड फीचर में क्या होता है, एक तो स्प्लीन जो होगा, ठीक है, जो स्प्लीन है उसमें तो इन्लार्जमेंट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक तो ट्राइड फीचर होते हैं इसमें, एक तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो देखने को मिलता है, स्प्लीन का इन्लार्जमेंट और WBC लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये सारे फीचर्स जो हैं अपन को फेल्टी सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा कि फेल्टी सिंड्रोम जो होता है इसके ट्राइड फीचर बताइए, तो ट्राइड फीचर जो है इसके ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपन को एक देखने को मिलता है जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, सोजनर जोग्रेंस सिंड्रोम, जिसमें अपन ने कहा था कि सिक्रीशंस कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर एस आता है एनीमिया, जो अपन ने बताया था कि क्रोनिक कंडीशन की वजह से एनीमिक कंडीशन होती है, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्राइट वैल्यू कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे अपन एक और भी देख सकते हैं, एंड से मीडियन नर्व कंप्रेशन। अब क्या होता है कि जैसे ये रिस्ट बोन है और यहाँ पे मीडियन नर्व जा रही है, अब क्या होता है कि ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ये कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा बोन है यहाँ पे अपन को नंबनेस महसूस होती है। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, ये अपन ने जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपो पैराथायरॉयडिज्म पढ़ा था, वहाँ पे भी डिस्कस किया था। इसके अलावा ई से आता है आई स्क्लेराइटिस और डी से आता है अमाइलोइड प्रोटीन का डिपोजिशन होना। तो अगर अपन लास्ट में अगर देखें तो इसको अपन इन्फ्लाम निमोनिक्स जो है उससे अपन इसको जो है पूरे तरीके से समझ सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर अपना जो मेन फोकस है वो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरे का डायग्राम दे रखा है, रिमोटेड नोड्यूल्स हैं, अपन ने